गाजीपुर में एनकाउंटर के दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया। दुल्हनपुर थाना क्षेत्र के धामपुर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी, जिसमें वो घायल हो गया। आरोपी कई थानों का हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर है। चालू कर गाड़ी आगे बढ़ाओ, गाड़ी आगे बढ़ाओ। तो देख सकते हैं ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर ये हादसा हुआ है। और साथ ही आपको बता दें, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें हैं। गाजीपुर में एनकाउंटर के दौरान 25,000 के इनामी बदमाश रंजीत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। दुल्हनपुर थाना क्षेत्र के धामपुर इलाके में हुई मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गोली लगी है, जिसमें वो घायल हो गया। आरोपी कई थानों का हिस्ट्री शीटर और गैंगस्टर है। तो गैंगस्टर जो कि घायल हुआ है, और बड़ी जानकारी ये है कि 25,000 का इनाम इस बदमाश पर रखा गया था, रंजीत सिंह, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मुठभेड़ के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। लाल लहू काला कारोबार। ये खुलासा आपका खून जमा देगा। लखनऊ से जोधपुर तक खूनी खेल। ऑपरेशन रक्त चरित्र। ये खुलासा आपकी धड़कनें बढ़ा देगा, क्योंकि ये खुलासा खून से जुड़ा हुआ है। वो खून जिससे जुड़ी है आपकी जिंदगी, वो खून जिसके बारे में कहा जाता है रक्तदान महादान। लेकिन अब इस खून में मिलावट हो रही है, खून के नाम पर मौत की बिक्री हो रही है, और मौत बेचने का नेटवर्क किसी एक शहर तक सीमित नहीं है, कई राज्यों तक फैला है। देखिए, कहां से लाते हो ब्लड? किसके यहाँ सर? थोड़ा तेज बोलो। जयपुर। किसको देते हो यहाँ पे? मानव चैरिटेबल बैंक लखनऊ। नारायणी ब्लड। ये महज कुछ नाम हैं, और ये वो चेहरे जिन्हें उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने पकड़ा है, जीवन देने वाले खून में मिलावट के जुर्म में। लेकिन यहाँ सवाल बड़ा है, क्या गिरोह में सिर्फ 7 लोग थे? क्या जिन ब्लड बैंक्स के नाम आरोपी बता रहे हैं, क्या सिर्फ वही ब्लड बैंक्स मिलावट के इस खूनी खेल में शामिल हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान की नसों में दौड़ने वाले लहू में मिलावट कर लाखों की कमाई कर रहे इन 7 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी एसटीएफ के निशाने पर उत्तर प्रदेश के 137 ब्लड बैंक्स हैं। ये नेटवर्क कई स्टेट्स में चल रहा था, और इसका एक एंड जो राजस्थान से यूपी तक फैला था, इसको एसटीएफ ने बस्ट किया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ ने गिरोह के पास से मिलावटी खून के 302 पैकेट्स बरामद किए और 7 आरोपियों की गिरफ्तारी की। एसटीएफ की गिरफ्त में आए नौशाद को गिरोह का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, जो कि राजस्थान के जोधपुर में लैब टेक्नीशियन रहा है। एक नौशाद नाम का व्यक्ति जो रामकोला का रहने वाला है, वो ये पूरा रैकेट चला रहा था। पहले वो जोधपुर में एक ब्लड बैंक में लैब टेक्नीशियन के रूप में काम करता था। उसने ही ये पूरा नेटवर्क डेवलप किया है। अब देखिए कि खून में मिलावट का पूरा खेल होता कैसे था। अब तक सामने आई जानकारी के मुताबिक सबसे पहले ब्लड डोनेशन कैंप लगाने वाली संस्थाओं से 60 गांठ की गई। डोनेशन के जरिए आधे से ज्यादा खून को दर्ज नहीं किया जाता था। इस ब्लड को गत्तों में रखकर उत्तर प्रदेश लाया जाता था। यहाँ खून में मिलावट की जाती थी। खून में सलाइन वाटर मिलाया जाता था। 1 यूनिट को बढ़ाकर 2 यूनिट कर दिया जाता था। जो भी ब्लड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस द्वारा लिए जाते थे,
उन इंस्टीट्यूशंस के लैब टेक्नीशियन से मिलके रिसीव्ड ब्लड को ये डाइवर्ट कर दिया करता था। उत्तर प्रदेश में मिलावटी खून से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2018 में भी इस तरह के गिरोह का खुलासा हुआ था, तब भी कई आरोपियों को पकड़ा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। जांच में सामने आया है कि राजस्थान में डोनेशन कैंप के जरिए इकट्ठा किए गए खून को गत्तों में डालकर यूपी लाया जाता था। मतलब ये कि कोल्ड चेन भी मेंटेन नहीं की जाती थी, जबकि खून को निश्चित तापमान पर रखना जरूरी है। इतना ही नहीं, यूपी लाने के बाद उसमें सलाइन वाटर मिलाया जाता था। यहाँ आपको ये समझना होगा कि सलाइन वाटर क्या होता है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। आसान भाषा में अगर बात करें तो सलाइन वाटर नमकीन पानी है। वैज्ञानिक भाषा में कहें तो वो पानी जिसमें सोडियम क्लोराइड मिला होता है। जब शरीर में सोडियम की मात्रा कम होती है तब सलाइन वाटर दिया जाता है। ये सलाइन वाटर इतना खतरनाक होता है कि अगर इसे खून में मिला दिया जाए तो लाल रक्त कणिकाएं यानी कि रेड ब्लड सेल मर जाती हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि खून जमना बंद हो जाएगा। जाहिर है अगर सलाइन वाटर मिला खून किसी मरीज को दे दिया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। देखिए, ब्लड बैंक में जो ब्लड निश्चित तापक्रम पे रखे जाते हैं, जो पीआरबीसी होता है, जो ब्लड दिया जाता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, वो 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखे जाते हैं। प्लेटलेट का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पर रखा जाता है। एफएफपी -40 -60 पर रखा जाता है। तो यदि तापक्रम में व्यतिक्रम होता है तो ही बहुत काफी नुकसान होता है ब्लड का। लेकिन यदि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा जो गलत हाथों में आकर ब्लड बैग में छेड़छाड़ की जाती है, उसमें डाइल्यूएंट मिला दिया जाता है, ब्लड 2 बैग का 3 बैग बनाया जाता है, तो ये तो अपराध की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से ये मानवता के प्रति बहुत ही बड़ा अपराध है। तो अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपी राजस्थान के तुलसी ब्लड बैंक जो कि जयपुर में है, पिंक सिटी ब्लड बैंक, रेड ड्रॉप ब्लड बैंक, गुरुकुल ब्लड सेंटर, ममता ब्लड बैंक, मानवता ब्लड बैंक, चूरू में स्थित शेखावटी ब्लड बैंक से सांठगांठ करके खून यूपी लाते थे और ब्लड बैग पर फर्जी अस्पतालों के स्टिकर लगाए जाते थे। इन बैग को 700 से 800 रुपए में लखनऊ लाया जाता था। इसके बाद यूपी की करीबन 137 ब्लड बैंक को सप्लाई किया जाता था या फिर इनसे सांठगांठ की जाती थी। दरअसल 137 ब्लड बैंक वो हैं जो यूपी एसटीएफ के टारगेट पर हैं। लखनऊ, उन्नाव, हरदोई, बहराइच, कानपुर में भी कालाबाजारी की जानकारी मिली है। ये 4 तस्वीरें 4 अलग अलग शहरों की हैं, लेकिन हर एक तस्वीर की कहानी एक ही है। खून में मिलावट, कालाबाजारी, जीवन देने वाले खून में बैक्टीरिया। सबसे पहले फतेहपुर की तस्वीर देखिए। यहाँ के आभा ब्लड बैंक पर 11 मई को छापेमारी के बाद सैंपल लिए गए थे, जिसकी जांच में सामने आया है कि ब्लड बैंक में स्टोर किया गया खून जानलेवा है। खून को स्टोर करने के लिए 2 से 8 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत होती है, लेकिन उसे मेंटेन नहीं किया गया। इसके अलावा एक आरोप कालाबाजारी का भी है। उनके खिलाफ कुछ वो आरोप वगैरह लगे थे, उसके लिए पुनः 2 तारीख को इनकी जांच की गई थी आभा ब्लड बैंक की। उसकी रिपोर्ट में कई सारी कमियां पाई गई थी, जिसको कि हम लोग ने निरीक्षण आख्या में लिख के ऊपर शासन को दे दिया। उसमें आगे की कार्रवाई शासन द्वारा की जाएगी। इधर बहराइच में एक प्राइवेट बैंक में स्टोर किए गए ब्लड में बैक्टीरिया की पुष्टि हुई। कुछ दिन पहले ही ब्लड बैंक से स्टोर किए गए खून के 39 सैंपल लिए गए थे, जिन्हें जांच के लिए SGPGI भेजा गया था। सभी सैंपल जानलेवा पाए गए। जो सैंपल गया था उसका रिपोर्ट जो DI साहब ने बताया कि जो वहाँ से आया है वो उसमें बैक्टीरिया पॉजिटिव पाया गया, जिससे उस सेटअप में ट्रांसफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बहराइच में प्राइवेट ब्लड बैंक के खून में बैक्टीरिया मिले तो कानपुर में सरकारी मेडिकल कॉलेज में खून की कालाबाजारी का मामला सामने आया। इस मामले में एक दलाल को पकड़ा गया है, जबकि लैब टेक्नीशियन और 2 आउटसोर्स कर्मचारियों को निलंबित किया गया। बताया जा रहा है कि इन्हीं की मदद से खून की कालाबाजारी हो रही थी। देखिए, ऐसा है कि एक्चुअली हमारे नज़र में बहुत दिनों से थे। इनका जो ब्लड बेचने वालों का जो नेटवर्क है,
हम ये देखना चाहते थे हमारे कॉलेज में कहीं ये नेटवर्क एक्टिव है कि नहीं है। तो मुझे एक शिकायत मिली थी कुछ समय पहले, तो हमारे जो EMOs हैं और जो यहाँ के इंचार्ज है, ब्लड बैंक इंचार्ज डॉक्टर मनीष, इनकी भी नज़र थी लंबे समय से। तो हम लोग तलाश रहे थे, एक्चुअली में ये लोग रात के टाइम पे एक्टिव होते हैं, जिस टाइम पे सबसे कम लोग जाग रहे होते हैं। हरदोई के संडीला में स्थित यूनिवर्सल ब्लड बैंक पर FSDA ने छापा मारा। आरोप है कि ब्लड बैंक के जरिए खून की कालाबाजारी की जा रही थी। इतना ही नहीं, मरीजों को खून के नाम पर लाल पानी दिया जा रहा था, जो कि मरीजों के लिए जानलेवा है। यूनिवर्सल ब्लड बैंक में एक टीम आई थी जिसने वहाँ पे जांच की थी। जांच के बाद अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। इसके बारे में बता पाना मुश्किल है। जाहिर है खून के नाम पर मौत बेची जा रही है और ये कोई पहला मामला नहीं है। साल 2018 में भी इस तरह के कई मामले सामने आए थे। उन मामलों में भी कार्रवाई हुई थी। सवाल है कि खून के नाम पर मौत बेचने के मामलों पर लगाम कब लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, एनडीए में जाने को लेकर ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। बीजेपी की तरफ से अभी ऑफर नहीं मिला, ये ओपी राजभर ने कहा है। अमित शाह ने मुझसे बात नहीं की, जब बात होगी तो सोचेंगे। अमित शाह और पीएम मोदी ही इस पर फैसला लेंगे। तो देखिए, दोबारा से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एनडीए के साथ जा सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। हालांकि इससे पहले जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ, वो समाजवादी पार्टी के साथ इन्होंने गठबंधन में लड़ा, लेकिन अब क्योंकि समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं, तो ऐसे में बीजेपी की तरफ से कोई ऑफर अभी तक नहीं मिला है। ये ओपी राजभर का बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी के मालिक संजय भैया नहीं है वहां तो ये नेता मालिक हैं, अमित शाह जी और मोदी जी। नीचे चाहे जितना जो चिल्लाए, हम बहुत तोप है, हम सब पढ़ लिए हैं। कौनो पार्टी में आपकी मीटिंग हुई है इस बीच अमित शाह जी से? नहीं, हमारी मीटिंग जब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, जब अखिलेश जी की तरफ से कोई बात नहीं हुई, जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता किया। तो ओपी राजभर को आपने सुना, अमित शाह से अभी बात नहीं हुई, जब बात होगी तो सोचेंगे। लगातार अटकलें ही लगाई जा रही थी कि दोबारा बीजेपी की ओर वो रुख कर सकते हैं, दोबारा एनडीए में जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक बीजेपी की ओर से कोई ऑफर नहीं मिला है। अमित शाह से अभी बात नहीं हुई है और इस पर फैसला पीएम मोदी और अमित शाह ही लेंगे। ये ओपी राजभर का बड़ा बयान। समाजवादी पार्टी से अलग होने के बाद अब पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी का दोबारा से रुख कर सकते हैं ओपी राजभर। तो अमित शाह से अभी तक बात नहीं हुई, जब बात होगी तो सोचेंगे। ये ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। और चलिए एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं ओपी राजभर का बड़ा बयान। भारतीय जनता पार्टी के मालिक संजय भैया नहीं है वहां तो ये नेता मालिक हैं, अमित शाह जी और मोदी जी। नीचे चाहे जितना जो चिल्लाए, हम बहुत तोप है, हम सब पढ़ लिए हैं। कौनो पार्टी में आपकी मीटिंग हुई है इस बीच अमित शाह जी से? नहीं, हमारी मीटिंग जब राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर के, जब अखिलेश जी की तरफ से कोई बात नहीं हुई, जैसे उन्होंने प्रेस वार्ता किया। तो देखिए, अभी तक कोई बात ऐसी नहीं हुई है, ये ओपी राजभर का कहना है। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ अरुण राजभर जुड़ गए हैं। अरुण राजभर जी से हम समझना चाहेंगे, क्योंकि ओपी राजभर का कहना है कि अभी तक ऑफर नहीं आया है बीजेपी की तरफ से, अमित शाह से बात नहीं हुई है, दोबारा एनडीए का रुख कर सकते हैं ओपी राजभर। देखिए, जब तक बात नहीं होगी तब तक कुछ कहना जल्दबाजी हो जाती है। सुहेल, भारतीय समाज पार्टी अपने सिद्धांतों पर बात करती है, बराबर उन गरीब वंचित शोषितों के लिए संघर्ष करती है, सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा लड़ने का प्रयास करती है। लेकिन जहां से हमको इस तरह की खबरें आप दे रहे हैं, तो अभी इस तरह की कोई बात तो सामने आई नहीं है। जैसे ऐसी कोई बात अगर सामने आएगी तो वो पब्लिक के सामने हो जाएगी और आपको बता भी दिया जाएगा। नहीं, लेकिन इससे पहले ही देखिए, इससे पहले ही ये कहा जा रहा था, और पहले जैसे कि ये भी खबरें आई थी कि अखिलेश से मिलने का वक्त मांगा, वक्त नहीं मिला, दूरियां हुई। अब जब समाजवादी पार्टी से अलग हो गए हैं तो किस ओर रुख करेंगे, ये जनता जानना चाहती है।
अभी जिस तरफ रुख करेंगे, अभी पार्टी संगठन में बैठक कर रही है, अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ मंथन कर रही है। आगे 2024 को लेकर के किन किन क्षेत्रों में कैसे संगठन को बढ़िया मजबूत बनानी है, उस पर मंथन चल रहा है। इसी क्रम में अभी कल जौनपुर में बैठक हुई, उसके बाद बस्ती में बैठक हुई, आजमगढ़ में बैठक, मतलब 8 मंडलों में हमने बैठक करके एक समीक्षा लिया है। अब उस समीक्षा रिपोर्ट को हम वरिष्ठ नेताओं के सामने बैठ करके उस पर मंथन करेंगे और उसी आधार पर आगे की रणनीति कुछ समय में 2-4-5 दिन के अंदर कुछ रणनीति बनेगी और उसके बाद जब बेहतर रणनीति हमें समझ में आएगा कि हमारा प्रयास है कि बहुजन समाज पार्टी की तरफ प्रयास किया जाए कि अगर उधर से कुछ अरुण जी अभी बात नहीं हुई अमित शाह से, क्या बात करने की कोशिश की गई? क्या है, जब अभी हम लोग बात करने के लिए प्रयास नहीं किए हैं, अभी उस पर चर्चा ही नहीं किए हैं। जब वो उधर से कोई बात होगी तो बताई जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। अरुण राजभर हमारे साथ जुड़े थे, एसपी से नेता। So there are myriad ways of exhibiting inclusion. Today's ceremony, Srimati Murmu's election as the President of India is a prime example. देश की नई राष्ट्रपति का जीवन, जैसा कि हम सब जानते हैं, संघर्ष का पर्याय है और बहुत बड़ा संदेश है उन सब के लिए जो कभी कभी संघर्षों में विचलित होने लगते हैं। संदेश यही है जो उन्होंने अपने जीवन से दिया है कि संघर्ष लगातार करना है और उसके बावजूद कल कौन सी जिम्मेदारी मिली। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। औरैया से बड़ी खबर आपको बता दें, मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज मिला है। यहाँ पर मरीज में मंकी पॉक्स जैसे लक्षण पाए गए हैं और ये लक्षण मिलने पर सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बिधुना स्वास्थ्य केंद्र में इलाज चल रहा है। तो देखिए, मंकी पॉक्स जिसे WHO की तरफ से भी आपातकालीन बीमारी घोषित कर दिया गया है और ऐसे में लक्षण मिलने पर अब सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। औरैया से मंकी पॉक्स का संदिग्ध मरीज यहां पर पाया गया है। कोरोना के बाद अब मंकी पॉक्स के मामले जिस तरह से बढ़ना शुरू हुए, उसके बाद अब एक डर का माहौल कई जगहों पर देखा जा रहा है जहां पर ज्यादा मामले मंकी पॉक्स के हो गए हैं, क्योंकि मरीजों में अगर उस तरह के लक्षण मिलते हैं तो ऐसे में संदिग्ध उस मरीज को मान लिया जाता है और उसके बाद चिंता परिवार वालों की बढ़ जाती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना ने कहर बरपाया, ऐसे में मंकी पॉक्स को लोग जरा भी हल्के में नहीं लेना चाहते। लक्षण जैसे ही मिलते हैं सैंपल जांच के लिए भेज दिए जाते हैं। तो बिधुना स्वास्थ्य केंद्र में मरीज है जिसके सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसमें मंकी पॉक्स जैसे लक्षण पाए गए हैं। सौरभ फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के लिए। सौरभ बताइए, और क्या जानकारी, जिस मरीज में ये लक्षण पाए जा रहे हैं अभी कहां पर मौजूद है और परिवार वालों का क्या कहना है? देखिए, ये महिला जो है पिछले 1 सप्ताह से बीमार चल रही थी और बीमारी के दौरान निजी अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था। रविवार को महिला जो है जिला अस्पताल पहुंची, जहां पर इसके टेस्ट हुए। उसके बाद इस बात की पुष्टि हुई है कि इसको ये बीमारी से ग्रसित है। पूरे मामले में सीएमओ ने कहा है कि स्वास्थ्य केंद्र में इसको अलग से रखा गया है और पूरी तरीके से प्रिकॉशन लिए जा रहे हैं। और फिलहाल अभी इस महिला की जो परीक्षण में रिपोर्ट आई वो बेहद चौंकाने वाली है और जो भी सुविधा, जो भी जिस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सुविधाएं और सावधानियां बरतनी होनी चाहिए वो बरती जा रही हैं। फिलहाल अभी सीएमओ का इसी तरीके का कहना है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सौरभ मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। बाराबंकी में भीषण सड़क हादसे में 8 यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गई और 33 से ज्यादा यात्री घायल हो गए, जबकि डबल डेकर बस बिहार से दिल्ली जा रही थी, तभी बस रास्ते में खड़ी बस से टकरा गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हाईवे के किनारे गलत तरीके से बस खड़ी करने के चलते यह हादसा हुआ। हादसे की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य में जुटी है।